इस कहानी की शुरुआत में हमें आसमान से लाल रंग का ऑब्जेक्ट जिसमें से रोशनी निकल रही थी जमीन पर गिरता हुआ दिखाया जाता है। वह ऑब्जेक्ट एक जंगल में गिर जाता है। उसी जंगल में एक हिरन को दिखाया जाता है जो बहुत उदास और घबराया हुआ था। वह उस चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक नीले रंग का टेंटिकल आता है। उसकी 5 उंगलियां बनी हुई थी। वह एकदम से उस हिरन पर हमला कर देता है और उसे मार कर उसके जिस्म को चीर फाड़ देता है और फिर यह सीन यही कट कर दी जाती है। फिर अगले दिन उसी जंगल में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो दोस्त थे। दोनों छुट्टियां मनाने के लिए जंगल में आए थे कैंपिंग करने के लिए, जिसमें लड़की का नाम रुथ था और उसके दोस्त का नाम हैरी था। रुथ सो रही थी। उसका दोस्त मस्ती करना चाह रहा था। वह गाड़ी का रेडियो ऑन कर देता है और गाना गाने लगता है। रुथ की आँख खुल जाती है। वह हैरी की तरफ मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, गाना बंद करो, मुझे नींद आ रही है। जिस पर उसका दोस्त बोलता है, ओह सॉरी, तुम सो जाओ। फिर वह गाना बंद कर देता है और रुथ फिर से सो जाती है, पर उसका दोस्त तो मस्ती के मूड में था। वह फिर से गाना बजा देता है और खुद गाने लगता है और इस बार वह थोड़ा डांस भी करने लगता है, जिससे रुथ उठ जाती है और दोनों मस्ती करते हैं। जंगल बहुत शानदार था क्योंकि रास्ते में झरने और बहुत सी खूबसूरत चीजें दिख रही थी। ये दोनों जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। काफी लंबे समय से सफर करते करते दोनों को भूख लग जाती है। ये दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए रुकते हैं। वो खाना खा ही रहे थे तभी एक मासूम सा बच्चा टोकरी लेकर उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं कचरा लेने आया हूँ। तब हैरी कहता है, बेटा अभी तो हम खाना खाना शुरू ही किए हैं, अभी टाइम लगेगा, तब तक तुम कोई और काम कर लो। पर बच्चा नहीं जाता। वह वहीं खड़ा रहता है। वह बहुत गुमसुम और उदास लग रहा था। वह बच्चा उन दोनों से पूछता है, क्या आपने आसमान से किसी लाल रंग की रोशनी को देखा है? पर ये दोनों तो कुछ नहीं जानते थे। बच्चा कुछ और बोल पाता तभी उसकी माँ उसे बुलाती है। वह अपनी बात अधूरी छोड़कर चला जाता है। रुथ और हैरी खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर वो लोग लाल चोटी जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचकर हैरी देखता है कि रुथ परेशान लग रही थी। रुथ को उस स्थान से डर लग रहा था। हैरी रुथ से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? रुथ उदास मन से बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। हैरी रुथ को समझाता है, तुम डरो मत, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। इससे पहले भी तो हम लोग कई बार कैंपिंग के लिए आए हैं, कुछ हुआ क्या? नहीं ना, इस बार भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हैरी की बातों को सुनकर अब रुथ को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, पर अभी भी वह डर ही रही थी। फिर दोनों कपड़े बदलकर अपना सारा सामान बैग में भरकर लेकर जाते हैं। हैरी बहुत खुश था। वह रुथ से कहता है, कितना सुकून है यहाँ, मुझे तो यह जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं तो बार बार यहाँ आता हूँ ताकि पुरानी यादें ताजा कर सकूँ जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे। दोनों बातें करते जा ही रहे थे, तभी रुथ को लगा कोई उसके पीछे है। वह डर जाती है और मुड़कर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो थोड़ी घबरा जाती है। तब हैरी उसे आवाज देता है, रुथ जल्दी आओ, नहीं तो हम देर हो जाएंगे। रात होने से पहले हमें कैंप भी लगानी है। फिर दोनों उसी जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें कैंप लगाना था। हैरी खाना बनाने की तैयारी करता है और रुथ कैंप लगा रही थी, पर वह कैंप लगा नहीं पा रही थी। काफी कोशिश के बाद भी जब कैंप नहीं लग पाया तो वह हैरी से कहती है, प्लीज कैंप लगा दो। हैरी कहता है, नहीं, वो तुम्हारा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, देखो खाना बना रहा हूँ, तुम कैंप लगाओ। जब हैरी कैंप लगाने से मना कर देता है तब रुथ उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अगर तुमने कैंप लगा दिया तो हम रात भर सोएंगे नहीं, खूब मस्ती करेंगे। यह सुनकर हैरी जल्दी जल्दी कैंप लगाने लगता है। रात में जब ये दोनों पार्टी करके सो जाते हैं तो आधी रात को रुथ की आंख खुल जाती है। वह टॉर्च लाइट लेकर बाहर आ गई तो वहाँ उसे डरावनी सी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत तेजी से वहाँ से गया हो। रुथ डर जाती है। वह जब लाइट सामने की तरफ करती है तो देखती है वहाँ एक हिरन था जो उसे ही घूर रहा था। तभी अचानक से हैरी आकर रुथ के कंधे पर हाथ रख देता है। वह डर जाती है, कहती है, ओह तुम हो, मैं तो डर गई। तब हैरी रुथ से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब रुथ बताती है, मैंने कुछ अजीब सी आहट सुनी तो बाहर आ गई और आगे जाकर देखा तो एक हिरन मुझे घूर रहा था। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। तब हैरी कहता है, रुथ तुम तो बच्चों जैसी बातें कर रही हो, ये जंगल है, यहाँ जानवर तो होंगे ही, चलो सो जाओ। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रुथ को अभी भी सब कुछ अजीब लग रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। फिर दोनों कैंप में जाकर सो जाते हैं। अगले सुबह जब दोनों घूमने के लिए जंगल में निकलते हैं तो समुद्र के पास आकर रुक जाते हैं। तब हैरी कहता है,
यह जगह मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है और यहाँ आज मैं कुछ स्पेशल करने आया हूँ। इतना कहकर वह घुटनों के बल आकर बैठ जाता है और अंगूठी निकालता है। रुथ से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुथ भी हैरी को पसंद करती थी पर वह ज्यादा खुश नहीं थी। वह इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। तभी उसे कुछ होने लगता है। उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकलने लगती है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। उसके सामने उसे सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा था। हैरी उसे संभालने की कोशिश करता है पर वह उसे रोक देती है और अपने बैग से दवा निकाल कर खाती है क्योंकि उसे कोई बीमारी थी और ऐसे अटैक उसे आते रहते थे। नॉर्मल होने पर वह हैरी से माफी मांगती है। कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। सब कुछ ठीक है तो शादी करने की क्या जरूरत है? हम दोनों ऐसे ही रहे तो ज्यादा ही अच्छा है। हैरी का दिल टूट जाता है पर वह रुथ को कुछ नहीं करता। वह रुथ की खुशी के लिए बस इतना कहता है, इट्स ओके, तुम्हें शादी नहीं करनी तो ठीक है, हम ऐसे ही साथ में रहेंगे। वह उदास होकर वहाँ से चला जाता है। रात में जब हैरी कैंप लगा रहा था तो रुथ चुपचाप उसे देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि हैरी उदास है। वह उससे प्रपोज करने के बारे में बात करने लगी पर हैरी कहता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रुथ कहती है, पर मुझे करनी है। तुम्हें पता है मुझे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे शादी के लिए क्यों बोले? तब हैरी कहता है, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा रिश्ता जिसमें जुड़ने के बाद तुम मुझे अपनी सारी परेशानियाँ बता सको क्योंकि प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। तुम अक्सर गुस्से में रहती हो। मुझे पता है तुम्हारे मॉम डैड के अलग होने का असर तुम पर पड़ा है पर वह समझने को तैयार ही नहीं थी। वह रुथ को समझाने की कोशिश करता है पर रुथ तो उससे बहस ही किए जा रही थी। बहस ज्यादा न बढ़ जाए इसीलिए हैरी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब रुथ नींद से जगती है तो वहाँ हैरी नहीं था। वह परेशान हो जाती है और उसे इधर उधर खोजने लगती है। तब उसे हैरी का लिखा हुआ खत मिलता है जिसमें हैरी ने लिखा था, मैं अपना मन हल्का करने के लिए वॉक पर जा रहा हूँ, जल्द ही आ जाऊंगा। रुथ अकेली थी। वह हैरी का इंतजार कर रही थी। वह बोर होने लगती है तो मोबाइल चलाने का सोचती है। जब मोबाइल देखती है तो उसमें सिग्नल ही नहीं था। वह सिग्नल ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ी। वह अपने डॉक्टर को कॉल करने वाली थी। तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी जो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था, जिसके शरीर में काफी बुरे तरीके का चीर-फाड़ हुआ था और काले रंग का लिक्विड उस पर जमा हुआ था। यह देखकर रुथ बहुत डर जाती है। वह पीछे जाने लगती है। तभी वह हैरी से टकरा जाती है जो उसके पास ही आ रहा था। रुथ घबराई हुई थी। वह हैरी के गले लग जाती है। हैरी उसे संभालता है। रुथ कहती है, ये वही हिरन है जिसको कल रात हमने देखा था। हैरी पास जाकर देखता है तो कहता है, नहीं, ये कोई दूसरा हिरन है जो किसी बीमारी के कारण मर गया है, तो तुम शांत हो जाओ। इतना कहकर रुथ को वहाँ से लेकर चला आता है। रात में जब वो लोग कैंप के पास बैठे थे तो रुथ हिरन को लेकर अभी परेशान थी। तब हैरी उसे एक किताब दिखाता है जिसमें लिखा था, हिरन की मौत अक्सर किसी बीमारी की वजह से होती है जो काले रंग का लिक्विड बन जाती है। पर रुथ अभी भी नहीं मानती। वह कहती है, नहीं, वह हिरन बीमारी से नहीं मरा है, उसे किसी ने मारा है। वह जानवर भी हो सकता है और वो अभी भी जंगल में ही होगा। तब हैरी उसे समझाता है, कहता है, ठीक है, अगर वह जानवर है तो हमारे पास हथियार है, आग है उससे लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए। रुथ अब भी उदास थी पर अभी वो लोग शादी पर बात करने लगते हैं। रुथ कहती है, मेरे मॉम डैड की शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब थी और इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए हमें ऐसे ही साथ रहना चाहिए। हैरी कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? थोड़ी देर बाद जब हैरी खाना बना रहा था तब रुथ लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल में जाती है। वहाँ उसे पीले रंग के फूल दिखते हैं जो उसे बेहद पसंद थे। वह फूल तोड़कर उसे देख ही रही थी। तभी उसे एक गुफा में रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। वह उसे देखने के लिए गुफा के अंदर जाती है। वहाँ उसे नीले रंग का लिक्विड जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह उस लिक्विड को लकड़ी के डंडे से उठाकर देखती है। लिक्विड उसे बहुत अजीब लगता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह जब पीछे मुड़कर देखती है तो जोर से चिल्लाती है। उसने वहाँ ऐसा क्या देखा ये नहीं दिखाया जाता और यह सीन वहीं पर कट कर दी जाती है। इधर हैरी खाना बनाकर खाने लगता है। वह रुथ का इंतजार कर रहा था। वह अब तक नहीं आई थी। हैरी को चिंता होने लगी। वह रुथ को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और आवाजें लगाता है। इधर उधर देखने के बाद उसे रुथ मिल जाती है। वह चुपचाप से पेड़ों के बीच खड़ी थी। हैरी उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम इतनी देर से कहाँ थी? रुथ बताती है, मैं जंगल में भटक गई थी। रुथ बात तो कर रही थी पर उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। हैरी उसे अपने साथ ले जाता है। रात में जब दोनों सो जाते हैं तब रात में
हैरी की आंख खुल जाती है। वह देखता है तो वहाँ रुथ नहीं थी। वह बाहर निकलकर उसे खोजने लगता है। तभी अचानक से रुथ हैरी के पीछे आ जाती है। उसके हाथ में चाकू था। हैरी डर जाता है, कहता है, ओह तुम हो, मैं तो डर गया। वह पूछता है, तुम इतनी रात को चाकू लेकर क्या कर रही हो? वह कहती है, वो मुझे जंगली जानवर की आवाज आई थी तो मैं चाकू लेकर बाहर आई उसे देखने के लिए, पर यहाँ कोई नहीं था। हैरी कहता है, ठीक है, अब चलकर सो जाओ और ये चाकू मुझे दो। रुथ को चाकू नहीं देना चाहती थी, पर हैरी के बार बार कहने पर वह उसे चाकू दे देती है। फिर दोनों वापस से कैंप में आकर सो जाते हैं। हैरी तो सो जाता है, पर रुथ एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की थी। एक ही पोजीशन में उसने पूरी रात गुजार दी। सुबह होने पर हैरी पूछता है, रुथ नींद पूरी हुई कि नहीं? अब ठीक लग रहा है? रुथ कहती है, हाँ, पर अभी भी उसका बर्ताव अजीब था। थोड़ी देर बाद जब हैरी सामान पैक कर रहा था तो रुथ चुपचाप दूसरी ओर मुंह करके बैठी थी। तब परेशान होकर हैरी पूछ ही लेता है, रुथ क्या बात है, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? तब रुथ कहती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल को क्यों ठुकरा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे फिर से प्रपोज कर सकते हो? फिर से उसी जगह पर प्लीज। हैरी मान जाता है। वह उसी पहाड़ी पर जाकर रुथ को घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता है। उसे शादी के लिए पूछता है तो इस बार वह उसे बोलती है, हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। हैरी खुश हो जाता है। वह उसे अंगूठी पहना देता है। तब रुथ हैरी को बोलती है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। हैरी उसके पास जाता है। जैसे ही वह उसे हक करता है, रुथ पैरों से हैरी को मारने लगती है और तब तक मारती है जब तक उसकी हालत खराब न हो जाए। जैसे ही वह तकलीफ से बेकाबू हो जाता है, रुथ उसी पहाड़ी से उसे धक्का दे देती है, जिससे वह समुद्र में आके गिर जाता है। फिर रुथ बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वह बहुत थक जाती है और वही बेहोश होकर गिर जाती है। तब एक कपल जो उधर से जा ही रहे थे वो रुथ को देखते हैं, उसके पास जाते। वो लोग घबरा जाते हैं। वह लेडी रुथ को पानी पिलाती है। रुथ के होश आने पर वह उससे पूछते हैं, क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गई? तब रुथ कहती है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं बस भाग रही थी और फिर गिर गई, बेहोश हो गई। कपल को रुथ पर बहुत तरस आ रहा था। वह रुथ से कहते हैं, तुम आज रात मेरे कैंप में रह सकती हो, सुबह चले जाना। वो लोग रुथ को अपने साथ लाते हैं। रुथ को देखकर उस कपल को लग रहा था कि रुथ के साथ कुछ तो अजीब है, क्योंकि वह चुपचाप बैठी थी, हिल भी नहीं रही थी, एक ही पोजीशन में बुत बनकर बैठी थी। उस लेडी को लग रहा था रुथ उदास है, तो वह उसके पास जाती है, उससे बातें करने की कोशिश करती है। वह रुथ से पूछती है, अच्छा तुम अपने शौक बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है? तब रुथ बताती है, मुझे सर्फिंग पसंद है, यानी बोट पर बैठकर समुद्र की लहरों पर एंजॉय करना बहुत पसंद है। वह लेडी बोलती है, ओह मुझे भी यह बहुत पसंद है, पर हमारे सामने जो समुद्र है उसमें शार्क्स हैं, तो इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। रुथ से बातें करने के बाद वो लेडी अपने हस्बैंड से कहती है, इसे मेडिकल की जरूरत है, कल सुबह हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। पर रुथ तो बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। वह वहाँ पड़े चाकू को लेकर देख रही थी। कपल को लग रहा था वह खुद को नुकसान पहुँचाना चाहती है। वह उसे शांत करते हैं। तब रुथ चाकू से सामने की तरफ झाड़ियों में इशारा करती है। वह कहती है, वहाँ से कोई आ रहा है, इसीलिए मैंने चाकू उठाया है। वह आदमी टॉर्च मारता है तो वहाँ हैरी था, जो मरा नहीं था, अभी भी सही सलामत था। उसे जिंदा सही सलामत देखकर रुथ घबरा जाती है और वहाँ से बहुत तेजी से जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके पीछे वह औरत भी गई और वह आदमी हैरी को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हैरी उसे सही नहीं लग रहा था। वह अजीब सा हंस रहा था। जैसे ही हैरी उसके पास आता है, वह आदमी चाकू से हैरी पर वार करता है, तो हैरी रोक लेता है और उस आदमी का हाथ कटकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि जब हैरी वार को रोका था तो उसकी उंगली तेज धार नुकीली हो गई थी, बिल्कुल तलवार के जैसी। वह अपनी तलवार जैसी उंगली को देखकर खुश होता है और बोलता है, क्या अब भी लड़ाई करनी है मुझसे? वह आदमी ये देखकर डर जाता है और हैरी अपनी तलवार जैसी उंगली को नीचे से ऊपर की तरफ करता है, जिससे आदमी के सिर के 2 हिस्से हो जाते हैं। वह मर जाता है। इधर वह औरत भी रुथ को खोज लेती है, जो पेड़ों के पीछे छुपी हुई थी। तब वह औरत रुथ के पास जाती है और उसे तसल्ली देती है, कहती है, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रुथ डरी हुई थी, वह कांप रही थी। तभी उस औरत को अपने हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज आती है। वह जाने लगती है, पर रुथ मना कर देती है। लेकिन वह औरत कहती है, नहीं, वो मेरे हस्बैंड हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। वह चली जाती है। यहाँ आकर वह अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर चौंक जाती है, चिल्लाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन हैरी उसे पीछे से वार करता है अपने नुकीली उंगली से। वह जख्मी होकर गिर जाती है। तब हैरी रुथ को आवाज देता है, तुम जहाँ भी हो
हो बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं इस औरत को मार दूंगा। उन लोगों ने रुथ को सहारा दिया था, उसको बचाने का प्रयास किया था। ये सोचकर रुथ उस औरत को बचाने के लिए बाहर आ जाती है, लेकिन हैरी उस औरत की आंखों के पास अपनी नोकदार उंगली घुसा देता है, जिससे वह औरत मर जाती है। रुथ उस औरत को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसे अपनी नोकदार उंगली दिखाकर डराने लगता है। तब वह पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं हैरी नहीं बल्कि कोई और हूँ? तब रुथ बताती है, जब मैं गुफा के अंदर गई थी और जब मैंने चिल्लाया था तब वहाँ मैंने असली हैरी की लाश देखी थी, जो काले रंग के लिक्विड में ढका हुआ था। उसके सिर के 2 हिस्से हो गए थे। मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बाहर आकर दवाई खाती हूँ। नॉर्मल होने पर मुझे समझ आता है कि किसी क्रिएचर ने मेरे हैरी को मार दिया है और वह मार कर उसका रूप ले लिया है। वह रोते हुए उससे पूछती है, तुम कौन हो और तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों मेरे हैरी को मार दिया? तब वो बताता है, मैं दूसरे प्लेनेट से आया एलियन। मैं यहाँ के बारे में सारी जानकारी अपने प्लेनेट के लोगों को दे सकूं, इसीलिए आया हूँ। सब कुछ रुथ को बताने के बाद अब वह रुथ को मारना चाहता था। वह अपनी नोकदार उंगली से उस पर वार करने की कोशिश करता है, पर वह रुथ को नहीं मार पा रहा था, क्योंकि हैरी को खुद में बदलकर वह उसकी फीलिंग भी अपने अंदर ले लिया था। मतलब अब वह रुथ को प्यार करने लगा है, इसीलिए वह अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुथ रो रो कर उससे कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वह एलियन कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे अंदर जो फीलिंग है वो सच्चे प्यार की है। मैं तुम्हें चाह कर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। एलियन जैसे ही मुड़ा, रुथ मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। वह एलियन भी रुथ के पीछे भागता है। रुथ भागते भागते थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वह एलियन भी उसके पास आ जाता है। रुथ को लग रहा था वह उसे भी मार देगा, इसीलिए वह अपने बचाव में उस एलियन से लड़ने लगती है। उस पर बार बार वार करती है, पर एलियन को बुरा नहीं लगता। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, उल्टा वह उस पर हंसता है, क्योंकि उसे ये सब बहुत मजाक लग रहा था। तब रुथ कहती है, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? एलियन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बस इतना जानता हूँ मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार वाली फीलिंग है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह रुथ को अपने साथ समुद्र के किनारे ले जाता है और बताता है कि जहाँ से मैं आया हूँ उस प्लेनेट पर प्यार जैसा कुछ नहीं होता है। ये प्यार करने की खूबी इंसानों में ही होती है और ये फीलिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। फिर वह एक साइड इशारा करता है, तब वहाँ उसकी स्पेस शिप आ जाती है जो गुब्बारे की जैसी थी। वह कहता है, यह मेरी स्पेस शिप है और इसमें बैठा कर मैं तुम्हें अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाऊंगा। वह ये सब कह ही रहा था, तभी रुथ की नजर उसके जेब में रखे चाकू पर जाती है। वह एलियन कहता है, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ से ले जाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ समय बाद मेरे जैसे बहुत से एलियन इस पृथ्वी पर आएंगे और बहुत तबाही मचाएंगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हम दोनों वहाँ हंसी खुशी साथ में रहेंगे। रुथ चुपचाप से सब सुन रही थी। वह कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका ध्यान उस चाकू पर ही था। वह एलियन की बात मान लेती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। वह एलियन जैसे ही मुड़ा, मौका पाकर रुथ उसकी जेब से चाकू निकालकर उसके सामने कर देती है। एलियन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वह उस चाकू को सीधा उसके अंदर घुसा देती है और समुद्र की तरफ भाग जाती है। एलियन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वह समुद्र में कूद जाता है और उसके शरीर से ब्लड निकलने की वजह से एक शार्क सूंघते सूंघते उसके पास ही आ रही थी। वह जैसे ही रुथ के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वह शार्क उसे लेकर चली जाती है। इसके बाद रुथ जल्दी से वहाँ से निकलकर भाग जाती है, पर उसका प्लान काम नहीं किया। वह शार्क उस एलियन को नहीं बल्कि वह एलियन ही उस शार्क को मार डाला। उसके जिस्म के बहुत सारे टुकड़े कर वह समुद्र से बाहर आ गए। रुथ को भूख लगी थी। वह उसी कैंप के पास आ जाती है जिसमें कपल थे। वह उनका छोड़ा हुआ भोजन खाने लगती है। उसे एहसास होता है कि वह एलियन उसके बहुत करीब है। तभी एक टेंटिकल उसे पीछे से आकर हल्का सा वार करता है ताकि वह शांत हो जाए। फिर वह एलियन उस टेंटिकल को रुथ से जोड़े रखता है। जैसे ही वह टेंटिकल रुथ के जिस्म से अलग करता है, रुथ बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह खुद को उसी लिक्विड में पाती है जो जम गया था। एलियन उसे एक टेंटिकल से जोड़ा हुआ था। एलियन रुथ से कहता है, मैं तुम्हें अपने अंदर समा लूंगा ताकि तुम और मैं एक हो जाएं और हमेशा तुम मेरे साथ मेरे अंदर रहोगी। एलियन जैसे ही उसे अपने अंदर समाने लगा, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगी। तब रुथ की नजर उसकी दवाइयों पर जाती है। तब वह
एक प्लान सोचती है। वह एलियन से कहती है, मैं तुम्हारे अंदर समाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और वो अपने बचपन के डर, बीमारी और कमजोरियों के बारे में बताने लगती है। ये सब सुनकर उस एलियन की तबीयत वैसी ही होने लगी जैसे रुत की हुआ करती थी। मतलब अब उसे भी ठीक होने के लिए दवा की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में रुत ने उससे पहले ही बता दिया था। वह एलियन रुत की शक्ल ले लेता है और वह भागकर दवा के पास आता है। तभी रुत भी उस कवर को तोड़कर बाहर आ जाती है। वह एलियन उस दवा के डब्बे को खोलता है तो देखता है वह डब्बा खाली था। उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। वह कमजोर पड़ जाता है, जिससे रुत भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह एलियन जमीन पर गिर जाता है। तब रुत एक पत्थर को उठाकर उसके सिर पर मारती है और मारते मारते उसका मुंह पूरी तरह से कुचल देती है। फिर वहाँ से निकलकर वह अपनी गाड़ी के पास आती है, वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी गाड़ी का रेडियो चलने लगता है। उसमें से एलियन की आवाज आती है। वह कह रहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद हमें आसमान से बहुत सारे लाल रंग की रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जो उन एलियन की स्पेसशिप थी। वो जमीन पर तबाही मचाने के लिए आ रही थी, सब कुछ खत्म करने के लिए, और इस पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लेंगे। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।